गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो नर्व सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है और आज से हम नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सिस्टम इज जीआईटी। और आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं क्लेफ्ट लिप के बारे में। तो क्लेफ्ट लिप क्या होता है? फेलियर टू फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप। जो अपने होठ होते हैं उसके सॉफ्ट टिश्यू क्या क्या होता है, कंप्लीटली रूप से फ्यूजन नहीं हो पाता है, ओपनिंग प्रेजेंट रह जाती है, आपस में कंप्लीटली रूप से जुड़ नहीं पाते हैं। इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। ओके, अब आपको डायग्राम दिखाते हैं ताकि एक्चुअली में आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं लिप के, जो होठ के, वो फ्यूज नहीं हो पाते हैं और ओपनिंग प्रेजेंट रह जाती है। इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं? क्लेफ्ट लिप बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन क्लेफ्ट पैलेट की। तो क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? फेलियर टू फ्यूजन ऑफ बोनी और हार्ड टिश्यू पैलेट। जो पैलेट होती है, हार्ड प्लेट सॉफ्ट प्लेट, तो मेनली जो हार्ड प्लेट होती है उसके जो बोनी और हार्ड टिश्यू होते हैं वो फ्यूज नहीं हो पाते हैं और आप आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जैसा कि क्लेफ्ट लिप में होता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं पैलेट के अंदर। ओके, इस टाइप से जैसे आप डायग्राम में देखा, जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें नॉर्मल पैलेट है और जो सेकंड डायग्राम है जिसमें क्या क्लेफ्ट पैलेट है, यानी कि आपस में जो पैलेट के जो बोनी या हार्ड टिश्यू हैं वो आपस में फ्यूज नहीं हो पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए। इस टाइप से ये ओपनिंग प्रेजेंट रह जाती है, एक क्लेफ्ट बन जाता है, यानी कि एक दरार नज़र आती है। ओके, ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं और बात कर लेते हैं फैक्टर्स की, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को लीड करते हैं, कि कौन से ऐसे कोज हैं जिनकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। फर्स्ट वन बात करेंगे अपन हेरिडेटरी कोज, कि कुछ हेरिडेटरी कोज होते हैं जो जीन वगैरह के अल्टेशन के कारण होते हैं, जो पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे क्या कंप्लीट रूप से वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो पाता है और आपस में फ्यूजन नहीं हो पाता है लिप का और पैलेट का। ओके, नेक्स्ट है एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन रेडिएशन के संपर्क में आ रही है, यानी कि कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, अगर उसका बार बार एक दो बार से ज़्यादा एक्सरे वगैरह परफॉर्म कर दिया गया तो वो रेडिएशन रेज होती हैं, वो भी क्या लीड कर सकती हैं उसके बेबी के अंदर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन को लीड कर सकती हैं। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं मैटरनल इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसके अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, मेरे रूप से जो टॉर्च इन्फेक्शन हो चुका है, टोक्सोप्लाज्मोसिस या सिफेलिस वगैरह, हर्पस सिम्प्लेक्स, तो इस टाइप के अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर तो वो भी लीड कर सकते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन को। ओके, ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर की बात करें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। कोई क्रोमोसोम के अंदर, यानी कि कोई जीन वगैरह क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी आ गई है, यानी कि उसके म्यूटेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, अल्ट्रेशन आ रहा है, तो वो कंडीशन भी क्या कर सकती है? लीड कर सकती है क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप को। ओके, एंड नेक्स्ट और लास्ट वन फैक्टर की बात कर रहे हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। कुछ ड्रग्स होती हैं जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वो भी किस कंडीशन को लीड कर सकती हैं? क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन को लीड कर सकती हैं। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं और हम बात करने वाले हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस की। अगर किसी को क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट है, कोई बेबी, अभी किसी बेबी का जन्म हुआ है और उसके क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट है, तो एज ए नर्स अपने को कौन कौन से इंटरवेंशन परफॉर्म करने चाहिए उनकी बात करें। फर्स्ट वन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर किसी के अंदर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हुआ है तो क्या करेंगे? सकिंग, स्वालोइंग और ब्रीथिंग डिफिकल्टी के लिए असेस करेंगे कि उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है और वो स्वालोइंग भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है नहीं है। तो इन जो मेन कंडीशंस के लिए हम चेक करते हैं। नेक्स्ट इंटरवेंशन पे चलते हैं। डेली इंटेक्ट आउटपुट ऑफ फ्लूइड देखते हैं कि नॉर्मल रूप से वो फ्लूइड को इंटेक्ट कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, कर रहा है नहीं कर रहा है। जब तक कि सर्जरी परफॉर्म नहीं हो जाती तब तक ये इंटरवेंशन अप्लाई करने टाइम टू टाइम, कि इंटेक्ट कर भी पा रहा है नहीं कर पा रहा है, कैलोरी वगैरह इंटेक्ट कितनी है, वो फीडिंग वगैरह कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो इन कंडीशन के लिए हमें चेक करना पड़ता है डेली। ओके, नेक्स्ट मॉनिटर डेली वेट। डेली वेट भी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि अगर वो टाइम टू टाइम फीडिंग नहीं कर पाएगा क्लेफ्ट लिप और पैलेट की वजह से तो क्या होगा? उसका वेट लॉस हो जाएगा और बेबी क्या है, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है और बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें डेली वेट मॉनिटर करना है माल न्यूट्रिशन को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, चलो फिर नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात कर लेते हैं। जो मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक अपनानी है, जैसे अब बेबी सकिंग वगैरह नहीं कर पा रहा अच्छी तरीके से और निपल से भी अच्छी तरीके से फीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करेंगे? जो फीडिंग ऑब्टूरेटर और स्पेशल फीडर का यूज़ लेते हैं। अब फीडिंग ऑब्टूरेटर क्या होते हैं तो आपको डायग्राम दिखाते हैं। इस टाइप के जो पैलेट की स्ट्रक्चर और लिप के स्ट्रक्चर का एक सब्सटेंस होता है, एक इक्विपमेंट आते हैं
जो क्या करते हैं, जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट किसी बेबी के अंदर प्रेजेंट है तो उसके माउथ के अंदर प्लेस कर देते हैं ताकि बेबी आसानी से सक कर पाए, निपल को प्रेस कर पाए और सकिंग रिफ्लेक्स कर पाए। जैसे कि आपको डायग्राम दिखाते हैं इस टाइप से, जैसे आप सेकंड डायग्राम देख रहे हैं, बी डायग्राम, जिसके अंदर निप्पल को इन माउथ के अंदर प्लेस कर रखा है। ये नॉर्मल कंडीशन है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन प्रेजेंट है। तो अब ये निप्पल को आराम से कंप्रेस नहीं कर पाएगा और सकिंग नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो फीडिंग ऑब्टूरेटर है वो प्लेस करते हैं, जैसे आप डायग्राम ए में देख पा रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो जो ओपनिंग प्रेजेंट थी, जो फ्यूजन नहीं हो पाया था, उसको क्लोज कर लेगा और आसानी से निप्पल को क्या कर सकता है, ये बेबी प्रेस कर सकता है और अच्छी तरीके से फीडिंग परफॉर्म कर सकता है, सकिंग कर सकता है। ओके। और स्पेशल फीडर इस टाइप के आते हैं, इस टाइप के, इससे क्या करते हैं हम, जो माउथ का पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, मिल्क वगैरह प्लेस करते हैं ताकि बेबी को सक ना करना पड़े। अपन हाथ से कंप्रेस करके फीडिंग करवा सकते हैं, मिल्क को अंदर इंजेस्ट करवा सकते हैं। ओके, ताकि बेबी को सक ना करना पड़े, कंप्रेस ना करना पड़े उसके माउथ से। हम डायरेक्ट खुद ही हैंड से कंप्रेस करके दूध डाल देंगे बेबी के मुंह में और आसानी से वो ताकि फीड कर पाए और माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो पाए और डेथ से भी प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करते हैं, स्मॉल अमाउंट में फीडिंग प्रोवाइड करनी है क्योंकि यहाँ पे एस्पायरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी प्रेजेंट रहती है और भी कंडीशंस होती हैं जो एस्पायरेट करवा सकती है बेबी के अंदर। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट में करवानी जो भी फीडिंग है। और फीडिंग के जस्ट आफ्टर क्या बर्पिंग करना है। बर्पिंग का मतलब जो पोस्टीरियर पार्ट है, यानी कि जो अपनी कमर वाला पार्ट होता है बेबी का, उस पर क्या है, टैपिंग करना है या फिर स्लैप करना है नीचे से ऊपर तक, यानी कि इन्फीरियर से सुपीरियर साइड में क्या करना है, स्लैप करना है। जो हैंड ऑफ पाम है उसकी सहायता से टैपिंग करना है हैंड ऑफ पाम से ताकि एस्पायरेशन ना हो सके, क्योंकि ड्यूरिंग द फीडिंग क्या होता है, कुछ एयर एंटर कर जाती है स्टोमक के अंदर, वो वहाँ पे बबल्स क्रिएट करके GERD को लीड कर सकती है। इस वजह से बर्पिंग करते हैं ताकि वो स्टोमक के अंदर से वो एयर रिमूव हो जाए और एस्पायरेशन के चांसेस ना हो। ओके, नेक्स्ट इंटरवेंशन पे चलते हैं। सक्शन इक्विपमेंट को पास में रखना है जब फीडिंग करवाते हैं क्योंकि एस्पायरेशन के चांसेस, जब जैसे एस्पायरेशन हो गया तो हमें सक्शनिंग कर लेनी, वरना बेबी की डेथ भी हो सकती है। एस्पायरेशन निमोनिया लीड हो सकता है अगर एस्पायरेट कर जाता है फ्लूइड को। तो नेक्स्ट इंटरवेंशन पे चलते हैं। सेमी अपराइट पोजीशन देनी जब भी फीडिंग करवाते हैं ताकि एस्पायरेशन ना हो, जो भी मिल्क वगैरह जो भी फ्लूइड वगैरह दे रहे हैं वो लंग्स में ना एंटर करे, इसलिए सेमी अपराइट पोजीशन में बेबी को रखते हैं ड्यूरिंग द फीडिंग, इस टाइप से जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इंटरवेंशन पे चलते हैं। आफ्टर फीडिंग साइड लेटर पर फीडिंग जैसे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद बर्पिंग कर देंगे बेबी को। बर्पिंग करने के बाद उसको साइड लेटर पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन में प्लेस कर देते हैं। ओके, ताकि एस्पायरेशन से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात कर लेते हैं। पुट द मिल्क इनसाइड और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ। जो भी हम स्पेशल टाइप के फीडर ले रहे हैं उसकी सहायता से क्या करें, मिल्क को पोस्टीरियर साइड में प्लेस करना है, क्योंकि बाहर की साइड में देंगे तो वो क्या करें, स्वॉलोइंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, तो वो बेबी पूरे जो फ्लूइड या मिल्क को बाहर की तरफ ही निकाल देगा, अंदर इंजेस्ट नहीं कर पाएगा और बेबी क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है, अच्छी तरह की फीडिंग परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ओके, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करेंगे। पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं। ESSR टेक्निक, जो फीडिंग की ESSR टेक्निक को यूज करना है जब भी फीड करवाते हैं बेबी को। अब बात कर रहे थे ESSR टेक्निक होती क्या है। तो ई का मतलब क्या होता है, ई गोज टू एनलार्ज द निपल। जो निपल है उसको थोड़े लॉन्ग लेंथ की निपल यूज में लेनी है ताकि बेबी के पोस्टीरियर साइड में, यानी कि इंटीरियर माउथ के पिछले साइड में अच्छी तरीके से सीधा ही मिल्क को प्लेस कर दे और इंजेस्ट कर पाए। सॉल्विंग रिफ्लेक्स में डिफ़िकल्टी होने के कारण सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमें लार्ज निप्पल वाली जो बोतल यूज़ में लेनी। ठीक है, नेक्स्ट एस गोज टू स्टिमुलेट सकिंग। सकिंग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करना है बेबी को, एंड उसके बाद सकिंग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सॉलोइंग करवा देंगे, यानी कि दूध पिला देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आर गोज टू रेस्ट। उसके बाद रेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले लॉन्ग जो लेंथ की निप्पल लेते हैं, उसके बाद सकिंग के लिए स्टिमुलेट करेंगे बेबी को। उसके बाद वो मिल्क या फिर जो भी फ्लूइड है उसको सॉलो कर देगा, निगल जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको रेस्ट प्रोवाइड करवा देते हैं। ये क्या है, ESSR टेक्निक होती है फीडिंग की। इसके लिए पेरेंट्स को बताना है घर पे इस तरीके से फीड करवाने बेबी को। ओके, चलो फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट। जो भी फ्यूजन नहीं हो पाए उसको सर्जरी के द्वारा आपस में वापस से फ्यूज करवाते हैं। जो भी पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं, यानी क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है। तो फर्स्ट वन बात करेंगे अपन, क्लेफ्ट लिप के लिए कौन सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जो क्लेफ्ट लिप के लिए जो सर्जरी परफॉर्म करी जाती है उसको क्या बोलते हैं, चिलोप्लास्टी बोलते हैं, फिर लेबियोप्लास्टी। अगर किसी क्लेफ्ट लिप को वापस से फ्यूज करवाते हैं, उसके जो
अनफ्यूज जो सॉफ्ट टिश्यू है तो उनको वापस से सर्जरी के द्वारा फ्यूज करवाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस सर्जरी को क्या बोलते हैं, चीलियोप्लास्टी या फिर लेबियोप्लास्टी बोलते हैं। ओके, अब ये कब की जाती है, व्हेन डन सर्जरी, सर्जरी कब परफॉर्म की जाती है क्लेफ्ट लिप की, तो ये परफॉर्म कर जाती है जब बेबी 1 से 3 मंथ का हो जाता है, तभी उसकी सर्जरी परफॉर्म कर देनी चाहिए क्लेफ्ट लिप अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो। ओके, नेक्स्ट बात करने वाले अपन क्लेफ्ट पैलेट के लिए। अगर किसी के अंदर पैलेट के बोनी टिश्यू फ्यूज नहीं हो पाए, उनको वापस से फ्यूज करवाना है, नॉर्मल कंडीशन में प्लेस करना है, तो कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, तो जो सर्जरी परफॉर्म की जाएगी उसको किस नाम से जाना जाता है, क्लेफ्ट प्लेट को वापस से जोड़ने के लिए तो पैलेटोप्लास्टी या फिर स्टेफाइलोरेफी नाम की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे ये कब परफॉर्म करनी चाहिए, जब किसी के अंदर क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट है तो सर्जरी कब कर देनी चाहिए, तो जब बेबी 8 to 18 मंथ का हो जाता है या फिर स्पीच डेवलपमेंट से पहले। अगर स्पीच डेवलपमेंट हो गई तो उसके बाद सर्जरी होना इम्पॉसिबल हो जाता है, उसके बाद जैसे ही बेबी बोलने लग जाएगा उसके बाद नहीं कर पाएंगे। अगर जोड़ भी देंगे वापस से, जैसे ही बोलेगा तो क्या होगा, वापस से वो डीअटैच हो जाते हैं पार्ट और सर्जरी फेल हो जाती है। ओके, तो इसलिए स्पीच डेवलप होने से पहले ही कर देनी चाहिए, 8 to 18 मंथ की एज से के अंदर अंदर सर्जरी परफॉर्म कर देनी चाहिए क्लेफ्ट प्लेट के लिए। ओके, अब हम अगले स्टेप पे मूव करते हैं और बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की, कि ठीक है अपने सर्जरी भी कर दी, उसके बाद कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन या कौन कौन से मैनेजमेंट परफॉर्म करने। तो फर्स्ट वन, अगर किसी के लिए लिप क्लेफ्ट लिप के लिए सर्जरी की है तो उसके बाद कौन से इंटरवेंशन अपने को अप्लाई करने, तो उसके बाद पोजीशन नहीं देनी, उसको प्रोन पोजीशन अवॉइड करनी, या फिर जो सर्जिकल साइड पोजीशन है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे कंप्रेस हुआ तो स्यूचर वगैरह रिमूव हो सकते हैं और सर्जरी पूरी फेल हो सकती है। एंड नेक्स्ट जो इंटरवेंशन बात करें, क्लीन द सर्जिकल साइड को क्लीन करना है। जैसे हम फीडिंग करवाते हैं, जो भी फ्लूइड वगैरह या मिल्क वगैरह उस सर्जिकल साइड पे लग गए तो उसको क्लीन करना है, वरना वहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और पूरी सर्जरी खराब हो जाएगी और अदर कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप होने के चांसेस हैं अगर इन्फेक्शन हो गए तो सर्जिकल साइड पे। ओके, तो टाइम टू टाइम क्लीन करना है जस्ट आफ्टर द फीडिंग। एंड नेक्स्ट और लास्ट वन जो इंटरवेंशन या मैनेजमेंट करते हैं वो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं सर्जिकल साइड पे, ताकि इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट हो सके और वुंड डीलिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे अगर किसी के क्लेफ्ट पैलेट के लिए सर्जरी परफॉर्म किए तो उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या क्या परफॉर्म करने। तो फर्स्ट जो इंटरवेंशन अपने को अप्लाई करना है उसमें क्या करते हैं, ओरल पैकिंग कर देते हैं, जैसे ही फ्यूज कर देते हैं सर्जरी के हेल्प से पैलेट को, उसके बाद क्या करें, ओरल पैकिंग कर देते हैं, उसके ओरल कैविटी के अंदर पैक कर देते हैं बैंडेज वगैरह से, या फिर ताकि वो जल्दी से जल्दी वुंड हीलिंग हो जाए। और अपने को पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है, ओरली रूप से कुछ नहीं देना क्योंकि पैकिंग हो चुकी है 3 से 6 दिन या दिन के लिए या फिर 1 वीक के लिए ओरल पैकिंग रखते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वुंड हीलिंग हो जाए और सर्जरी कंप्लीटली रूप से इफेक्टिव हो पाए। और पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे ताकि माल न्यूट्रिशन से प्रोवाइड किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंटरवेंशन या मैनेजमेंट पे चलते हैं और डोंट यूज़ द सक्सन वगैरह यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पे पहले से ही क्या है, ओरल पैकिंग कर रखी है। किसी भी कंडीशन में अगर सक्सन करने की जरूरत है तो सक्सन परफॉर्म नहीं करते, अदर और चीज़ें यूज़ में लेंगे, सक्सन वगैरह नहीं करना, क्योंकि सक्सन की वजह से क्या हो सकता है, वापस से पूरी सर्जरी फेल हो सकती है, डीअटैच हो सकती है प्लेट आपस में जो सर्जरी के द्वारा फ्यूज की गई हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, कि सर्जरी की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं एक बेबी के अंदर। तो फर्स्ट ओटाइटिस मीडिया जैसे सर्जरी वगैरह परफॉर्म करते हैं तो अगर अनहाइजेनिक इक्विपमेंट वगैरह या अनहाइजेनिक तरीके से सर्जरी परफॉर्म किए तो माउथ के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ तो क्या हो सकता है, मिडल ईयर तक भी इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि क्या होता है, यूएसचियन ट्यूब जो ईयर से जो यूएसचियन ट्यूब होती है वो माउथ के अंदर ही ओपन होती है, जस्ट कहाँ पे, पैलेट के आसपास ही। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो वो ईयर के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है और ओटाइटिस मीडिया को लीड कर सकता है। तो इसलिए हमें हाइजेनिक प्रोसीजर या हाइजेनिक टेक्निक यूज करनी चाहिए ड्यूरिंग द सर्जरी। रेस्पिरेशन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ये भी अनहाइजेनिक प्रोसीजर की वजह से हो सकता है, तो हाइजीन का मेनली रूप से ध्यान रखना है, वरना बेबी के अदर कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी तो परफॉर्म कर देंगे ठीक है, वो कंडीशन तो ठीक हो गई, बट अगर अनहाइजेनिक एक्टिविटी अपन ने अपनाई सर्जरी के दौरान तो क्या हो सकता है, अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और बेबी की डेथ हो सकती है, बचाने की बजाय वापस से बेबी की जान जा सकती है। तो हमें हाइजेनिक एक्टिविटी या हाइजेनिक इक्विपमेंट का यूज़ लेना चाहिए। स्पीच प्रॉब्लम भी हो सकती है और फीडिंग एस्पायरेशन भी हो सकते हैं सर्जरी के बाद, तो सर्जरी के बाद फीडिंग वगैरह नहीं करवाते और बड़ी हिसाब से करवाते हैं, या फिर जो भी ऑप्टिरेटर वगैरह उनका यूज करके नॉर्मली उसे पेरेंटल न्यूट्रिशन ही देना जब तक कि कंप्लीट रूप से वुंड हीलिंग ना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा यही ध्यान में रखना है ताकि एस्पायरेट ना कर जाए, अगर एस्पायरेट कर जाएगा तो एस्पायरेशन निमोनिया लीड हो सकता है और वो किसको
लीड करेगा, डेथ को लीड करता है। ओके, चलो फिर आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।